जय तो भारतम। देखिए, आज से 2 महीने पहले जब क्रिमिनल लॉ की हमने शुरुआत की थी तो सबसे पहले क्लास में हमने स्टेट ऑफ महाराष्ट्र वर्सेस मेयर हंस जॉर्ज के केस को समझा था। उसमें हमने देखा कि मेयर हंस जॉर्ज नाम का एक स्मगलर 34 किलो सोने की स्मगलिंग करते हुए पकड़ा जाता है बॉम्बे के सेंटा क्रज एयरपोर्ट पे, जो कि आज के समय में छत्रपति शिवाजी महाराज इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध है। कस्टम ऑफिसर्स उसे पकड़ते हैं, ट्रायल कोर्ट में ले जाते हैं, वहां पर मजिस्ट्रेट उसे 1 साल की सजा सुना देते हैं। फिर केस हाई कोर्ट में जाता है तो हाई कोर्ट उसे बरी कर देता है, दोष मुक्त कर देता है। फिर महाराष्ट्र सरकार स्पेशल लीव पिटीशन के थ्रू याचिका दायर करता है सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट उस केस में मेयर हंस जॉर्ज को दोषी करार देता है। लेकिन चूंकि जो 1 साल की सजा सुनाई थी ट्रायल कोर्ट ने, उतनी कैद वो मुकदमा चलने के दौरान ही काट चुका होता है, इसलिए उसे बरी कर दिया जाता है और जो सोना बरामद हुआ था उसे रख लिया जाता है। अब इस पर हमारे प्रियांशु भैया का प्रश्न आया कमेंट बॉक्स में कि सोना रख क्यों लिए, ये समझ नहीं आया। तो यही समझाने के लिए हम ये वीडियो बना रहे हैं। जो हमारे देश की संपत्ति है ही नहीं, जो भारत की संपत्ति है ही नहीं, जो विदेश की संपत्ति है उसे भारत कैसे रख सकता है, ये समझाना है। उस केस को यदि आपने नहीं देखा है, उस पहले क्लास को आपने नहीं किया है क्रिमिनल लॉ के पहले क्लास को, तो आप उसे पहले पढ़ लीजिए जाकर। 46 मिनट 17 सेकंड में हमने समझाया हुआ है। 46 मिनट्स का वो वीडियो आपको मिल जाएगा हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, लिंक उसका दिया गया है। आप जाके बस दबाइए और वीडियो पे पहुंच जाइए और केस को पूरा बढ़िया से समझिए, पढ़िए, फिर यहाँ आइए। अभी रान्या राव जो डीजीपी की बेटी हैं, इनका भी केस बड़ा सुर्खियों में चल रहा है। ये जो सोना बरामद हो रहा है, जब्त जो किया जा रहा है, इसका होता क्या है? देखिए, कस्टम ऑफिसर्स जैसे ही उस स्मगल किए हुए उस प्रॉपर्टी को जब्त करते हैं तो उसे वो स्ट्रांग रूम में भेज देते हैं। स्ट्रांग रूम, ये आपका मान लीजिए कि कस्टम डिपार्टमेंट का स्ट्रांग रूम है। स्ट्रांग रूम क्या होता है सर? स्ट्रांग रूम बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्टेड, सिक्योरिटी बहुत ही टाइट होती है। जो भी सोना चांदी या फिर डायमंड जैसे कीमती चीज़ें जो कस्टम अथॉरिटीज जब्त करती हैं, उसको इसमें रखा जाता है स्ट्रांग रूम में। इसमें केवल एक एंट्री रहती है। यहाँ पर मान लीजिए आपकी एंट्री गेट यहाँ पर है, केवल एक एंट्री गेट। एक कस्टम ऑफिसर आता है, अंदर प्रवेश करने जाता है तो देखता है कि यहाँ तो लॉक है, लॉक है सर। तो उसके पास एक की होती है, कुंजिका होती है, उस कुंजिका से वो इस लॉक को खोलता है और अंदर जाता है। जैसे ही वो अंदर जाता है, यहाँ पर उसे एक और लॉक मिल जाता है। तो इस लॉक की चाबी इसके पास नहीं रहती है, इसकी कुंजिका एक दूसरे ऑफिसर के पास होती है। वो ऑफिसर इस लॉक को खोलता है और फिर दोनों अंदर जाते हैं। इसको कहते हैं 1 एंट्री डबल लॉक सिस्टम। 1 एंट्री डबल लॉक सिस्टम, 1 एंट्री डबल लॉक सिस्टम। वो जो ऑफिसर्स होते हैं, डेजिग्नेटेड ऑफिसर्स होते हैं, नामित अधिकारी होते हैं, चुनिंदे जो ईमानदार समझा जाता है। लेकिन डबल लॉक क्यों लगाया गया? मान लीजिए कि सोने की चमक से कहीं मन मचल जाए एक अधिकारी का, तो अकेले वो कुछ ना कर पाए, क्योंकि अकेले उसके पास बस एक चाबी है इस लॉक की, दूसरे लॉक की चाबी दूसरे ऑफिसर के पास है। तो दोनों ऑफिसर साथ में इसे एक एक करके खोल सकते हैं और अंदर जा सकते हैं। उसके बाद भी बाहर एकदम हाई सिक्योरिटी रहती है चारों ओर, और इसमें वो कीमती सामान स्ट्रांग रूम में सेफ रहता है तब तक जब तक केस चलता रहता है। यदि केस में जो आरोपी है वो दोषी करार दे दिया गया तो इस स्ट्रांग रूम से इस संपत्ति को निकाल के डिस्पोजल यूनिट को भेज दिया जाएगा। डिस्पोजल यूनिट, किस यूनिट को भेजा जाएगा? कस्टम डिपार्टमेंट के डिस्पोजल यूनिट को। यदि वो निर्दोष सिद्ध हुआ तब उस
की संपत्ति को स्ट्रांग रूम से निकाल के उसे दे दिया जाएगा, सुपुर्द कर दिया जाएगा। यदि दोषी करार दिया गया तो फिर यहां से स्ट्रांग रूम से डिस्पोजल यूनिट में वो आपका जो है कि चला जाएगा प्रॉपर्टी। डिस्पोजल यूनिट इसको डिस्पोज करेगा, इसको कहां भेजेगा? तो डिस्पोजल यूनिट के ऑफिसर्स कर्मचारी इसे लेकर जाएंगे आरबीआई के मिंट टकसाल में, मुंबई वाले टकसाल में। अब टकसाल क्या होता है, आपके अंदर प्रश्न उठ रहा होगा। तो टकसाल क्या होता है, इस पर एक वीडियो क्लिप हम अपलोड कर चुके हैं चैनल पे, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। 3 मिनट की वीडियो है, आप देख लीजिएगा। शॉर्ट में आप इतना समझिए कि टकसाल सिक्के बनाने वाली सरकारी फैक्ट्री है, वहां पर सिक्के बनाए जाते हैं। भारत में 4 टकसाल हैं। आप सिक्के को देख के बता सकते हैं कि ये किस टकसाल से, किस मिंट से, अंग्रेजी में मिंट लिखा जाता है, किस मिंट से बनकर आया है। क्या ये मुंबई के मिंट से बन के आया है, क्या ये नोएडा के मिंट से बन के आया है, क्या ये हैदराबाद के टकसाल से बन के आया है, या फिर ये कोलकाता के टकसाल से बनकर आया है, ये कहां से बनकर आया है, उस सिक्के को आप देख के बता सकते हैं। और किस प्रकार बता सकते हैं देखकर, इसकी जानकारी हमने इसी वीडियो क्लिप में दी हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा आपको। तो आरबीआई के मुंबई वाले टकसाल में भेजा जाता है। मुंबई वाले टकसाल में ही क्यों? कहीं भी बरामद हो सोना, कहीं भी बरामद हो, चाहे वो हैदराबाद में बरामद हो तो हैदराबाद के टकसाल में नहीं भेजा जाएगा। भले हैदराबाद का टकसाल वहां से एकदम वहीं पर है, करीब है, फिर भी उसे वहां नहीं भेजा जाएगा, मुंबई भेजा जाएगा। यदि कोलकाता में बरामद होता है, जब्त किया जाता है, तो उसे कोलकाता वाले मिंट में नहीं भेजा जाएगा, जबकि वो नजदीक है, उसे मुंबई ही भेजा जाएगा। नोएडा में भी बरामद होता है तो उसे मुंबई ही भेजा जाएगा। क्यों? आखिर इतनी दूर क्यों भेजा जाए? इस प्रश्न के उत्तर के लिए आपको थोड़ी सी प्रतीक्षा करनी होगी। पहले आप देखिए, जब मिंट में जाता है तब क्या होता है। जब मिंट में जाता है तो उसे गलाया जाता है, गलाकर उसकी इम्प्योरिटी बाहर की जाती है, उसको हायर स्टैंडर्ड की इम्प्योरिटी प्रदान की जाती है और गोल्ड बार बनाया जाता है उससे। बार, अब बिस्किट टाइप का, सोना का बिस्किट नहीं देखें तो वैसा ही उसी को बार कहते हैं, गोल्ड बार। तो हायर स्टैंडर्ड की प्योरिटी 999.9 फाइननेस की प्योरिटी, या फिर 999 फाइननेस, या फिर 995 फाइननेस की प्योरिटी, फाइननेस। आप कहेंगे ये क्या है हो? हम तो अब तक शुद्धता, सोने की शुद्धता में कैरेट पढ़े थे, कैरेट, 24 कैरेट का सोना, 22 कैरेट का सोना, ये फाइननेस क्या है? ये 24 कैरेट और 22 कैरेट, ये जो आप पढ़ते हैं शुद्धता मापने के लिए जो समझते हैं, ये देसी भाषा में है। देश में जो है, विदेशों में इंटरनेशनल ट्रेड में फाइननेस का यूज किया जाता है। जो आपके घर में गहने होते हैं वो 24 कैरेट जो है कि सबसे प्योर गोल्ड होता है। 24 कैरेट का गहना आपके घर में नहीं होता है, हो ही नहीं सकता, बन ही नहीं सकता, क्योंकि गोल्ड जो है हाईली मेलिएबल होता है, बहुत नरम होता है। अगर 24 कैरेट शुद्ध सोना उसको बनाया जाए, वो मोड़ हो जाएगा कहीं भी, जो है कि उससे गहना ठोस होता है ना, वो सॉलिड होता है। तो ठोस गहना और ज्वेलरी बनाने के लिए उसमें इम्प्योरिटी मिलाई जाती है, कुछ अन्य धातुएं जैसे कॉपर मिला दिया गया। तो आपके घर में जो होता है वो 22 कैरेट का लगभग सोना जो है कि सबसे शुद्ध माना जाता है। जो ज्वेलरी बनती है 22 कैरेट सबसे परफेक्ट होती है। 22 कैरेट 22 कैरेट सोने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि 1 किलो सोना में, 1 किलो यानी 1000 ग्राम, 1 केजी यानी 1000 ग्राम सोना में 84 ग्राम इम्प्योरिटी मिलाई गई है। दूसरा मेटल, दूसरी धातु को मिलाया गया है। 84 ग्राम 1000 ग्राम में, 1 किलो में 84 ग्राम इम्प्योरिटी है, मिलावट है। ये 22 कैरेट का मतलब हुआ। यानी कि 2 कैरेट, जिसको आप कहते हैं 2 कैरेट मिलावट है। 24 कैरेट प्योर हो गया, 22 कैरेट यानी 2 कैरेट मिलावट है। तो 2 कैरेट बराबर कितना हो गया? 84 ग्राम 1000 ग्राम में। 2 कैरेट मिलावट का मतलब 1000 ग्राम में, 1 किलोग्राम में, 1 किलो सोना में 84 ग्राम की मिलावट की गई है। तो आप सोचिए 2 कैरेट में 84 ग्राम, तो 1 कैरेट में कितना हुआ? 1 कैरेट मिलावट हुआ, इसका मतलब 42 ग्राम मिलावट हुआ है। 1000 ग्राम में 42 ग्राम मिलावट है। अब देखिए, यदि 22 कैरेट वाले सोने में 84 ग्राम की मिलावट है, दूसरी धातु है, मान लीजिए कॉपर है, Cu है, केमिकल सिंबल है कॉपर के लिए Cu, केमिस्ट्री की भाषा में लिखा जाता है। तो यदि मान लीजिए 84 ग्राम कॉपर मिला दिया गया, तो सोना कितना होगा उसमें? 1000 में से 84 माइनस करिए, 916। तो 916 ग्राम सोना होगा। अब इसको हम कहते हैं, इस 22 कैरेट वाले इस
सोने को हम कहेंगे 916 फाइननेस का गोल्ड, इसी को हम फाइननेस कहते हैं। 1000 ग्राम सोना में 1000 ग्राम सोना में कितना जो है कि शुद्ध सोना है, 916 ग्राम है, इसी को हम कहेंगे 916 फाइननेस का ये है। तो 22 कैरेट वाला गोल्ड 916 फाइननेस का है, इसकी फाइननेस कितनी है 916। अब जो गोल्ड बार बनता है या गोल्ड क्वाइन बनता है वो जनरली 999 फाइननेस या 995 फाइननेस का गोल्ड होता है, गोल्ड बार सोने के बिस्किट। 999 फाइननेस का मतलब 1 किलो सोना में 1 ग्राम मिलावट है, 995 मतलब 5 ग्राम मिलावट है 1 किलो सोना में। अब 995 से कम आप गोल्ड बार में नहीं कर सकती, ये जो है कि 5 ग्राम से अधिक मिलावट आप सोने के बिस्किट में गोल्ड बार जो बनता है उसमें नहीं कर सकती, ये हाईएस्ट मिलावट है 5 ग्राम। और ये दोनों ही 24 कैरेट गोल्ड के कैटेगरी में आता है। आज तक जो सबसे प्योर गोल्ड बनाया जा सका है, सबसे प्योर गोल्ड, सबसे प्योर फाइननेस वाला, सबसे ज्यादा प्योरिटी वाला, वो है 999.999, इसे 659 कहते हैं, 69 फाइननेस कहते हैं इसको, 69 फाइननेस, क्योंकि 69 है, पॉइंट डेसिमल से पहले 3 और डेसिमल के बाद 3, तो 69 फाइननेस, 69 फाइनस गोल्ड कहा जाता है। ये सबसे शुद्ध आज तक बना है, 1957 में बना था। पर्थ मिंट जो है, पर्थ टकसाल ऑस्ट्रेलिया का, लिख लीजिएगा, पर्थ मिंट कहां का, ऑस्ट्रेलिया का। उन्नीस में बनाया गया था, 999.999। तो ये फाइननेस आपने समझा, फाइननेस कैरेट। तो जब टकसाल में जाता है तो उसे गला के उसकी इम्प्योरिटी निकाली जाती है और 999.9 फाइननेस तक की प्योरिटी उसे दी जाती है। सबसे पॉपुलर वाला यही है, सबसे पॉपुलर वाला 999, और सबसे ज़्यादा ये होते हैं 999 और 995 वाले, सबसे पॉपुलर ये है। इतनी प्योरिटी दी जाती है, भारत में ये हाईएस्ट के बराबर है, इससे ज़्यादा प्योरिटी नहीं। तो इतनी प्योरिटी दी जाती है और फिर उस गोल्ड बार पर भारत सरकार की मुहर लगाई जाती है। जैसे ही भारत सरकार की मुहर लगती है उस पर, वैसे ही वो संपत्ति जो विदेश की थी, जो विदेश से आई थी, वो अब भारत सरकार की घोषित हो जाती है। वो इलीगली जो आया था वो अब लीगल बन जाता है, भारत सरकार का हो जाता है। लेकिन खेल यहीं खत्म नहीं होता है। इसके बाद आरबीआई का ये मिंट इसको भेजता है एसबीआई के बुलियन शाखा में, एसबीआई के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बुलियन शाखा में, बुलियन ब्रांच। ये बुलियन क्या होता है, बुलियन क्या होता है? देखिए, सोना हो या चांदी हो, ऐसे कीमती धातुएं जिनमें हायर स्टैंडर्ड की प्योरिटी हो, बहुत ज़्यादा शुद्ध हो ऐसे, और जो बल्क में हो, बहुत ज़्यादा हो, उनको बुलियन कहते हैं। वो बुलियन गोल्ड बार के रूप में भी हो सकता है, वो क्वाइन के रूप में भी हो सकता है, गोल्ड क्वाइन, या फिर वो ज्वेलरी भी हो सकता है, बल्क में भी हो। और हाईएस्ट प्योरिटी ऑफ ज्वेलरी में हाईएस्ट प्योरिटी तो नहीं होती है, फिर भी यदि कोई बना दे वैसे, उसको नेग्लिजिबल ही मानिए, लेकिन फिर भी कोई बना दे जिसमें बहुत ज़्यादा प्योरिटी हो ऐसी ज्वेलरी और बल्क में हो, तो उसे हम बुलियन कहते हैं। ये बुलियन गोल्ड का भी होता है, सिल्वर का भी होता है। यदि सिल्वर बल्क में है, हायर स्टैंडर्ड की प्योरिटी है, तो उसे हम सिल्वर बुलियन बोलेंगे। गोल्ड है तो गोल्ड बुलियन बोलेंगे। तो जो एसबीआई की बुलियन शाखा है ये मुंबई में है। केवल पूरे भारत में एसबीआई की जो बुलियन शाखा है ये मुंबई में है। यहाँ पर क्या होता है सर, यहाँ पर गोल्ड बार या गोल्ड क्वाइन या ज्वेलरी जमा किया जाता है बल्क अमाउंट में जो होता है, यानी कि गोल्ड बुलियन जमा किया जाता है, गोल्ड बुलियन, उसमें बार क्वाइन ज्वेलरी सब आ गया। केवल गोल्ड, सिल्वर वाला नहीं, केवल गोल्ड जमा करता है। ये केवल मुंबई में है। अब आपके प्रश्न का उत्तर मिल रहा है, आरबीआई ने गोल्ड बार बनाया मुंबई के मिंट में और उसको ट्रांसफर किया, भेजा एसबीआई के बुलियन ब्रांच में जो कि मुंबई में है। देखिए, यदि हैदराबाद से मुंबई पहुंचाना होता ये गोल्ड बार जो कि बहुत बल्क में है,
क्योंकि स्ट्रांग रूम में कई सारे स्मगलर का जब सोना आ जाता है, इकट्ठा हो जाता है बहुत सारा, तब एक के बार बल्क में उसको भेजा जाता है आरबीआई के पास, और वो बल्क में उसे गला के इम्प्योरिटी दूर करके गोल्ड बार बनाता है और बल्क अमाउंट में उसको भेजता है एसबीआई के पास। उतने बल्क अमाउंट में जब हैदराबाद, नोएडा या फिर कोलकाता से जाता मुंबई तक, तो आप सोचिए, एक तो ये इतनी प्योरिटी वाला गोल्ड बार केवल मिंट में ही, टकसाल में ही बनाया जा सकता है आरबीआई की, जो कि बस भारत में 4 है और सरकारी है। यानी कि ये प्राप्त करना अन्य लोगों के लिए बड़ा दुर्लभ है। तो जो दुर्लभ चीज़ें होती हैं, यदि वो दिख जाएं तो उसे प्राप्त करने की कामना बड़ी तीव्र होती है। लोग चाहते हैं कि इसे प्राप्त कर लें। यदि उस कामना के प्रभाव में आकर किसी ने प्रयत्न कर दिया इसको ले जाने का, उड़ाने का, तो फिर इस पर खतरा आ जाएगा। खतरा तो यहाँ भी है, लेकिन यहाँ पर बहुत कम दूरी तय करना है, तो उतनी कम दूरी के लिए हाई सिक्योरिटी का प्रबंध करके उसको वहाँ से वहाँ तक भेजा जा सकता है। लेकिन जब हैदराबाद, नोएडा, कोलकाता से उतनी दूर भेजना हो, तब जो है कि उतनी हाई सिक्योरिटी का प्रबंध करना बहुत कॉस्टली भी पड़ेगा और बहुत मुश्किलें भी आएंगी। इसलिए कहीं से भी आए, कहीं भी बरामद हो, जब्त हो स्मगल किया हुआ सामान, उसको भेजा जाता है सीधे मुंबई के टकसाल में और कहीं। अब एसबीआई के बुलियन ब्रांच में क्यों भेजा जाता है? देखिएगा, एसबीआई के बुलियन ब्रांच में लोग अपनी ज्वेलरी भी जमा करते हैं सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए। कुछ लोग गोल्ड बार और गोल्ड कॉइन भी जमा करते हैं। कौन? मान लीजिए एक आदमी है जिसके पास गोल्ड बार है, बिस्किट है सोने की, वो उसे पैसे की ज़रूरत है, उसे बेचकर पैसा प्राप्त करना चाहता है, लेकिन उसे कोई खरीदार नहीं मिल रहा है, तो वो बुलियन ब्रांच में ले जाकर उसे जमा करता है और कहता है कि आप इसे बेच दीजिए, अपना सर्विस चार्ज रख लीजिए, कुछ रुपया, कुछ परसेंटेज, और हमको बाकी पैसा दे दीजिए। तो बुलियन ब्रांच को दिया, बुलियन ब्रांच ने मान लीजिए 10 करोड़ का सोना का बिस्किट है, उसको बेचा, उसमें से जो है कि 1% अपना इनकम रख लिया, 10 लाख रुपये, और बाकी 9 करोड़ 90 लाख उसको दे दिया। तो इस तरह से बुलियन ब्रांच में ले जाकर लोग जमा करते हैं जिनको पैसा चाहिए। तो वहां पर तो सिंपली वो बेच देता है एसबीआई, पैसा इनको दे देता है। लेकिन जब आरबीआई के टकसाल से जाता है बहुत बल्क अमाउंट में, तो उसके लिए प्रोसीजर अलग होता है। उसको बेचा नहीं जाता है, उसको नीलाम किया जाता है। बहुत बल्क अमाउंट में है, और एक तो इलीगली आया था, स्मगल किया हुआ, और वो लीगल बन गया है, बहुत बल्क अमाउंट में है, तो उसके लिए नीलामी होती है। अब नीलामी वैसे नहीं जैसे बोली आप फिल्म में देखते हैं कि 1 करोड़, 1 करोड़, 2 करोड़, 2 करोड़, 1, 2 करोड़, 2, 5 करोड़, तो वैसे नीलामी नहीं होती है। इसका टेंडर निकाला जाता है। टेंडर क्या होता है? देखिएगा, फिल्म वाली में कई बार देखें, टेंडर भरता है सब बिजनेसमैन, बड़का बड़का कंस्ट्रक्टर सब जो है, कंस्ट्रक्शन कंपनी वाला सब है। तो टेंडर क्या होता है? आपको मान लीजिए कोई सामान खरीदना है, कोई सेवा लेनी है, तो उसके बदले आप कितना पैसा देंगे, या फिर आपको कोई सेवा देनी है, जैसे आप कोई बिल्डिंग बना रहे हैं बड़का, तो उसके लिए आप कितना पैसा चाहते हैं, ये भरना होता है एक डॉक्यूमेंट में। सभी टेंडर, जो टेंडर की मैं बोली जो लगाते हैं, वो रजिस्टर्ड टेंडर वाले, वो जो उनके पास टेंडर जाता है, वो टेंडर भरते हैं, वो किसी को पता नहीं चलता है कि इस कंपनी ने कितना टेंडर भरा है। जैसे मान लीजिए कहीं कंस्ट्रक्शन करना है, सरकार ने कहा कि इस क्षेत्र में जो है कि हमें ये कॉलोनी बनानी है, इसका टेंडर, इसका रेट इसका शुरू होता है जो है कि मिनिमम टेंडर भरने का जो प्राइस है वो 100 करोड़ है, 100 करोड़, इससे कम किसी को भरना नहीं। मैंने 100 करोड़ में हम अगर आपको रुपया दें, सरकार कहा कि अगर हम आपको 100 करोड़ रुपया देते हैं तो आप ये कॉलोनी बना के तैयार कर दीजिएगा, ये मिनिमम प्राइस है, इससे आप ज़्यादा नहीं भर सकते, हाईएस्ट है, इससे आप ज़्यादा रुपया नहीं मांग सकते हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया आप इस कॉलोनी के लिए नहीं मांग सकते हैं, मैक्सिमम इतना भर सकते हैं। तो अब इसमें सरकार कहेगी जो सबसे कम टेंडर भरेगा, यानी जो कहेगा कि सबसे कम रुपया में हम एक कॉलोनी बना देंगे, उसको ये टेंडर मिल जाएगा। जैसे कोई कहे कि हम ये आदमी है वो कहे कि 90 करोड़ में हम कॉलोनी बना देंगे, दूसरा कहे हम 80 करोड़ में बना देंगे, तीसरा कहे हम 70 करोड़ में बना देंगे, तो जो सबसे कम कहेगा उसको ये टेंडर मिल जाएगा कि आप बनाइए भैया। 100 करोड़ से ज़्यादा आपको बोली नहीं लगाना है, सबसे जो है कि क्या कहते हैं 100 करोड़ से ज़्यादा आप कर सकते हैं। 100 करोड़ से ज़्यादा रुपया नहीं सकी सरकार नहीं दे सकता है। तो 90 करोड़ एक ने लगाया, दूसरे ने 80 करोड़, तीसरे ने 70 करोड़, जिसने सबसे कम लगाया उसको दे दिया गया।
लेकिन एक कंपनी क्या टेंडर भर रहा है ये दूसरे कंपनी को पता नहीं चलता है। ये कई को फिल्म में आप देखते हैं कि कोनो खुफिया रखा रहता है, आदमी वो बता देता है कि ए कंपनी ने इतना रुपया भरा है, तो बी कंपनी को पता चल जाता है तो उससे 1 रुपया कम, इससे पुराना फिल्म में देखे होंगे, 1 रुपया कम वो टेंडर भरता है और उतने कम रुपया में वो जो है कि उसका टेंडर हो जाता है। 1 रुपया उसके लिए कुछ मायने नहीं रखता है वहाँ पर, और पूरा तिलमिला जाता है वो दूसरा का कंपनी वाला कि 1 रुपया कम टेंडर में हमारा कॉन्ट्रैक्ट ले लिया है। तो ऐसे होता है। तो एक तो ये है जिसमें आप पैसा ले रहे हैं और सर्विस दे रहे हैं, एक ये टेंडर। दूसरा टेंडर होता है जिसमें आप पैसा दे रहे हैं और सर्विस या गुड ले रहे हैं, सर्विस सेवाएं या वस्तुएं आप ले रहे हैं, कुछ खरीद रहे हैं उसके बदले पैसा दे रहे हैं। तो इसमें आप मैक्सिमम अमाउंट इतना भर सकते थे, इससे अधिक नहीं। उसमें मिनिमम अमाउंट होता है कि बोली शुरू होती है कहाँ से, जैसे सोना, इतना सोना है, इसकी मिनिमम बोली है 100 करोड़, 100 करोड़ से ये शुरू हो रहा है, इससे ऊपर जितना आप अधिक से अधिक बोली लगा सकते हैं लगा लीजिए। इसमें आपको पैसा देना है, वहां पर आपको पैसा मिल रहा था, तो ये भी एक टेंडर है। तो एसबीआई के बुलियन ब्रांच ने टेंडर निकाला कि आप जो है कि मिनिमम टेंडर भर सकते हैं 100 करोड़, इससे ऊपर आप जितना चाहें भरें, जो सबसे अधिक भरेगा उसको टेंडर मिल जाएगा। यहाँ पर था कि जो सबसे कम भरेगा उसको टेंडर मिल जाएगा, यहाँ पर जो सबसे अधिक। तो एक ने कहा कि हम 110 करोड़ लगाते हैं, भरते हैं, वो डॉक्यूमेंट में भरेगा, वो सीक्रेट होगा, किसी को पता नहीं रहेगा दूसरे कंपनी को। दूसरा भरेगा 120 करोड़, तीसरा 130 करोड़। तो ऐसे करके जो सबसे ज़्यादा टेंडर भरेगा उसको जो है कि वो सोना दे दिया जाएगा और उससे उतना पैसा ले लिया जाएगा जो सबसे ज़्यादा भरेगा। नीलामी में वैसे जो आप देखते हैं जहाँ बोली लगाया जाता है सामने, तो वहाँ पर तो सबको पता चल जाता है, तो जिसके पास जितनी कैपेसिटी होती है वो अधिक बोली लगाते जाता है और जो सामान मिल रहा है उसके भी दाम को देखता है कि अब इससे अधिक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। तो वहाँ पर तो खुलेआम सबको पता चलता है, लेकिन टेंडर में किसी को पता नहीं चलता है। अब वो बात अलग है, खुफिया अपना जो है कि लगा के आप कोनो पता कर लिए और जीत गए, तो अलग बात है। तो ये टेंडर होता है। तो इसमें रजिस्टर्ड लोग जो पहले से टेंडर भरते आए हैं, रजिस्टर्ड धनाढ़ या सेठ, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़ी कंपनियां ये टेंडर भरती हैं और वो सोना लेती हैं और पैसा देती हैं। फिर बुलियन ब्रांच, एसबीआई का बुलियन ब्रांच उस पैसे को भेज देता है कस्टम डिपार्टमेंट को वापस। फिर वो जो है कि डिस्पोजल यूनिट जहाँ से आया था वहीं पर जो है कि मान लीजिए 130 करोड़ रुपया मिल गया, तो जो है कि उस पैसे को 130 करोड़ रुपया को ये भेज देगा इस डिस्पोजल यूनिट को। फिर डिस्पोजल यूनिट जो है कि इसको बढ़िया से सुरक्षित रख लेगा और ऐसे साल भर में जितनी भी जितना भी धन इसको प्राप्त होगा उसको अंत में ये सरकारी खजाने में जमा करा देता है। आप कहेंगे कि जब सरकारी खजाना में ही जमा कराना था तो ये तो बुलियन ब्रांच भी डायरेक्ट सरकारी खजाने में जमा कर देता था, इसको फिर क्यों भेजने की जरूरत थी कस्टम डिपार्टमेंट को? इसलिए जरूरत थी कि हर डिपार्टमेंट का अपना एक रिकॉर्ड होता है कि हमने सरकारी खजाने में इस साल इतना धन जमा कराया, उनकी एक उपलब्धि होती है। यदि बुलियन ब्रांच जमा कराता तो उसको इसका मिलता क्रेडिट कि हाँ बुलियन ब्रांच, एसबीआई ने इस साल सरकारी खजाने में इतना पैसा जमा कराया है। वो क्रेडिट कस्टम डिपार्टमेंट को नहीं मिलता, लेकिन जब तो कस्टम डिपार्टमेंट ने किया था तो उसको क्रेडिट लेना है। अगर उसको क्रेडिट नहीं मिलेगा तब क्या होगा? तब ये होगा कि जितना पैसा कस्टम डिपार्टमेंट पर सरकार खर्चा कर रहा है, यदि उससे अधिक पैसा सरकारी खजाने में कस्टम डिपार्टमेंट न जमा करा सके तो वो डिपार्टमेंटें बंद। उसका क्या जरूरत भैया, जितना तुम पर खर्चा कर रहे हैं उससे अधिक तुम हमको जब दे ही नहीं पा रहे हो तो तुम घाटे में रखने से क्या फायदा, डिपार्टमेंटें बंद करो। तो इसलिए ये आवश्यक है, जो जब्त कर रहा है डिपार्टमेंट उसको ये पैसा वापस ऐसे घूमते घूमते चला आता है। पहले स्ट्रांग रूम में रखा जाता है, फिर डिस्पोजल यूनिट को भेजा जाता है, डिस्पोजल यूनिट इसको आरबीआई के मिंट में भेजता है मुंबई में, वहाँ से पैसा जाता है बुलियन ब्रांच में एसबीआई के, वो फिर उसको जो है कि नीलामी में उतारता है, टेंडर निकालता है, फिर जो पैसा मिलता है उसको डिस्पोजल यूनिट को भेजता है कस्टम डिपार्टमेंट के। कस्टम डिपार्टमेंट का पास पैसा आ जाता है, उसको सरकारी खजाने में वो जमा कर देता है। अब डिस्पोजल का मतलब आप समझ रहे हैं कि केवल डिस्पोजल करना, बाहर भेजना है नहीं, इसका दायित्व ये भी होता है कि जो बाहर से पैसा आ रहा है उसको भी हम रखें, फिर उसको अपना जो है कि कस्टडी में बढ़िया से अपना स्ट्रांग रूम में रखें। अपना जो है कि स्ट्रांग रूम का डिवीजन होता है जिसमें जो प्योरीफाई करके जो पैसा जो आया है, जो उस पैसे को अलग रखें, और दूसरा जो गोल्ड आर्टिकल्स या जो भी सामान स्मगलिंग में पड़ा है उसको अलग रखें, वो डिवीजन होता है। फिर डिस्पोजल यूनिट उसके स्ट्रांग रूम में उसको जमा कर देता है और साल भर के बाद जब साल भर का डेटा आता है तो उसमें सरकारी खजाने में वो जमा कराता है।
तो इतनी मेहनत ये करता है तो क्रेडिट इसको मिलना चाहिए। आप कहेंगे मेहनत तो आरबीआई का वो मिंट भी कर रहा है, मेहनत तो जो है कि एसबीआई का बुलियन ब्रांच भी कर रहा है, उसको प्योरिटी दे रहा है, उसका बार बना रहा है, उस पर मुहर लगा रहा है, इलीगल से लीगल कर रहा है, फिर टेंडर निकाल रहा है, पैसा बना रहा है, फिर पैसे को भेज रहा है। इनकी भी तो मेहनत है, तो इनको भी तो क्रेडिट मिलना चाहिए। तो ये क्रेडिट है इनको भी तो कुछ मिलना चाहिए। तो इनको कुछ दिया नहीं जाता, ये स्वयं ले लेते हैं पहले ही, ये अपना सर्विस चार्ज पहले ही काट लेते हैं। तो इसे 100 करोड़ का यदि पैसा 100 करोड़ पैसा यदि भेजा इसने कस्टम डिपार्टमेंट को, तो उसमें से अपना कहेगा कि हमारा सर्विस चार्ज जो है कि 1 करोड़ हुआ, 1% हम अपना सर्विस चार्ज लेंगे। तब आरबीआई कहेगा कि हमारा भी इसमें काम है, हमारा भी सर्विस है, हमको भी इसमें से दो। तब जो है कि एसबीआई उस 1 करोड़ में से 50 लाख आरबीआई को दे देगा। तो इस प्रकार ये सर्विस चार्ज खुद लेकर काट कर पहले तभी भेजते ही हैं, इनको देना नहीं, एक स्वयं ले लेते हैं पहले ही सर्विस चार्ज, उसके बाद ये जाता है कस्टम डिपार्टमेंट के पास। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है। जो भी स्मगलिंग में सामान बरामद कीमती जो होता है उसके जो है कि सोना हो गया, चांदी हो गया, चाहे और कुछ भी हो गया, तो उसका भी अलग अलग प्रोसीजर होता है। सोने का प्रोसीजर हमने इसे बताया, तो इसलिए सोना वो रख लिया गया क्योंकि प्रोसीजर ऐसा है ही। उसको ये नहीं कि अब जौना देश से आया उस देश में भेज दें, उस देश में भी फिर वो गैर कानूनी था, कौन सी एजेंसी लगी थी उसके पीछे, तो ये सब उस एजेंसी का पता लगाओ। तो ये सब तो उनका इंटरनल मैटर हो गया, वो अपना एजेंसी का पता लगाते रहे कौन स्मगलिंग का काम यहाँ से करवा रहा है एजेंसी। लेकिन भारत में वो आ गया, संपत्ति जब्त हो गया कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा, और यदि वो दोषी सिद्ध हो गया तो फिर वो संपत्ति भारत की है। तो अभी रान्या राव का भी देखिए, डीजीपी की बेटी थी और 12 करोड़ का सोना स्मगल, एक्ट्रेस भी थी, उनका देखिए क्या होता है। खैर, तो ये पूरा प्रोसेस आपको समझ में आया होगा। आगे फिर मिलेंगे आपसे हम, तब तक के लिए जय तो भारतम, जय तो भारतस्य संस्कृति, जय श्री राम। हाँ, और कुछ कन्फ्यूजन होगा तो फिर आप पूछिएगा, हम बता देंगे। प्रियांशु भैया आप ध्यान से देखिएगा। जय श्री राम।